हम स्वर्ण महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि ये 33% नहीं बल्कि 50%, चूँकि आधी आबादी देश की महिलाओं की है तो पूरी आधी आबादी को आधा हिस्सा मिलना चाहिए। 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए होना चाहिए। उन 50% में SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ का उनकी जनसंख्या के हिसाब से उनका रिजर्वेशन इस 50% में होना चाहिए। ये हमारी मांग है। और मुझे इस बात का दुख है कि संसद के अंदर OBC, SC, ST और माइनॉरिटीज़ के भी सांसद थे और महिला सांसद भी थी। उन सारे सांसदों ने मिलकर इस बिल को, जो अन्याय पर आधारित है, विषमता पर आधारित है, जो स्वर्ण महिलाओं को जो पहले से ताकतवर है उनको और ज़्यादा ताकत देने की बात करता है, उस बिल को पास करने में इन लोगों ने मदद की है। ये बेहद शर्मनाक है। पूरे देश की महिलाओं के साथ, खासतौर पे जो उपेक्षित महिलाएं हैं, जो SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़ की जो महिलाएं हैं जिनकी हकमारी हुई है, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और इस धोखे में SC, ST, OBC माइनॉरिटी के सांसद शामिल रहे हैं। हम ऐसे सांसदों को कंडम करते हैं और आने वाले समय में पूरे देश के सभी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के सभी संगठन मिलके ऐसे सांसदों को आने वाले चुनावों में जवाब भी देंगे। ऐसे लोगों को आने वाले चुनाव में संसद में आने से रोकने की पूरी प्रयास किया जाएगा, क्योंकि जो सामाजिक न्याय के सिद्धांत के साथ नहीं है, जो सभी जाति धर्म की महिलाओं को बराबर हक देने के पक्ष में नहीं है, जो केवल स्वर्ण जाति की महिलाओं को ताकत देने के पक्ष में है, ऐसे लोगों को भी जवाब देने का समय आ गया है। और मैं समझता हूँ देश उसका जवाब जरूर देगा। लेकिन सर, इसमें जो विरोध नजर आ रहा है वो कहा जा रहा है कि पिछड़ी महिलाओं को लेकर कोई स्थान नहीं है इसमें, नहीं, इसमें केवल पिछड़े नहीं, इसमें माइनॉरिटी की महिला के लिए भी कोई स्थान नहीं है। लेकिन SC, ST महिलाओं का भी जिक्र नहीं हो रहा ना। SC, ST का भी अलग कहाँ है? वो बाकी जो 131 ऑलरेडी रिजर्व उसमें से देने की बात है, वो तो अन्याय है। ये तो मतलब बाकी 50% सारा तुम जनरल को दे दो। अगर जनरल में भी वो, मुझे पता है किसको मिलेगा, अल्टीमेटली स्वर्ण महिलाएं ले जाएंगी सारा। तो ये तो धोखा पूरे देश के साथ हो रहा है भाई। लेकिन सर, आप लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं खास कर, लेकिन पिछले लोग तो नजर नहीं आ रहे ना सर इसको मुद्दा उठाते। देखिए, एक कहावत है कि जो कुल्हाड़ी के अंदर अगर लकड़ी का बैटा ना होता तो जंगल कटा ना होता। तो ये पूरे जो बिल पास हो रहे हैं, जो जितने भी नुकसान हो रहे हैं, जो EWS का पास हुआ, उनको OBC को ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई इस हिंदू वर्ण व्यवस्था में तुम चौथे वर्ण में आते हो, चौथे पायदान पे, चौथे नंबर की तुम्हारी नागरिकता है। और दूसरी बात, उनको भी मनुस्मृति ने पढ़ने से, शिक्षा से, व्यापार से वंचित रखा, मानवता के दर्जे से वंचित रखा। उनको इस बात का एहसास ही नहीं है कि EWS को आरक्षण 4 दिन में मिल गया। जनरल कैटेगरी को 12% लोगों को 10% आरक्षण बिना किसी सर्वे के, बिना किसी डिमांड के, बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी कमीशन के अपॉइंट हुए, उनको 4 दिन के अंदर मिल गया। एक दिन में कैबिनेट में पास हुआ, अगले दिन लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा समाप्त हो गई थी, राज्यसभा का एक दिन बढ़ाया गया, तो तीसरे दिन राज्यसभा में पास, और चौथे दिन आधी रात को साइन करके राष्ट्रपति से उसका नोटिफिकेशन निकाल के 4 दिन में दे दिया। तो OBC को ये बात समझ में नहीं आती क्या कि उनको 43 साल लगे। 1951 में काका कालेलकर आयोग आया OBC रिजर्वेशन को लेके, उसकी रिपोर्ट आई, दबा दी गई। 1978 में BP मंडल कमीशन बना OBC रिजर्वेशन के लिए, उसकी रिपोर्ट आई, वो खत्ते में दबा दी। 80 में रिपोर्ट आई, खत्ते में दब गई। 7 अगस्त 1990 को OBC का रिजर्वेशन लागू करने की घोषणा आदरणीय VP सिंह जी ने की। लेकिन उसके बाद इतना आंदोलन, इतनी आगजनी हुई, उसको भी नेतृत्व सारा OBC कर रहा था। जिनके लिए किया वही उसका नेतृत्व कर रहा था। उनको ये पता ही नहीं था कि ये सब OBC रिजर्वेशन उनके लिए था। और इससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि वो लोग कोर्ट गए और कोर्ट में 2 साल तक कोर्ट में स्टे हुआ, केस लटका रहा और 92 में जजमेंट आया, लेकिन नोटिफिकेशन होने में पूरा 1 साल लगा। यानी कि OBC को रिजर्वेशन लेने में जो उनका हक था उसको पूरे 43 साल लगे। 52% जनसंख्या को 27% और आरक्षण लेने में 43 साल लगे, वो भी 27 पूरा नहीं मिला। जैसे कुछ जगह 14%, किसी जगह 12%, कुछ जगह 17%, आज भी लड़ रहे हैं वो, 27 भी नहीं मिला, आधा भी नहीं मिला मतलब। और दुख की बात यह है कि उनके रिजर्वेशन में 43 साल लगे, जो जितना भी थोड़ा बहुत मिला EWS को बिना मांगे 4 दिन में मिल गया। उसके बाद भी अगर OBC के लोगों को समझ में नहीं आता है कि वो वर्ण व्यवस्था में चौथे पायदान पे आते हैं और उनकी स्थिति कितनी बदतर थी, क्यों वो पिछड़े रह गए, तो मुझे लगता है कि फिर इनको बचाएगा कौन? अगर वो अपने हक के बारे में जागरूक नहीं है, अपने हक के लिए लड़ना नहीं जानते, संसद में भी अपने हक के लिए जिस मजबूती के साथ उन्हें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी, वो अपनी पार्टी से बन गए और पार्टियों के साथ उन्होंने अपने ही खिलाफ वोट डाल दिया। लेकिन इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। OBC में बहुत लोग अब समझदार हो रहे हैं, जिनको पूरा कंसेप्ट समझ आ रहा है, पूरा धोखा उनको समझ आ रहा है किस तरह उनके साथ धोखेबाजी हुई है। और पूरा SC, ST, OBC और माइनॉरिटी मिल के आने वाले 2024 में इस केंद्र को भी और उन सांसदों को भी जिन्होंने ये धोखा किया है,
उनको सबको जवाब दिया जाएगा और आपके सामने रिजल्ट आएगा। मिशन जय भीम के माध्यम से हम पूरे देश के अंदर इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। इधर से संविधान बचाओ संघर्ष समिति और तमाम जितने बहुजन समाज के संगठन हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के, धीरे धीरे आपस में सब में कोऑर्डिनेशन बन रहा है और हम लोग इसको बहुत मजबूती से इस लड़ाई को लड़ने वाले हैं। अभी 10 सितंबर को अभी बहुजन एकता सम्मेलन और राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन जयपुर के अंदर बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 26 नवंबर को फिर से राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन बहुजन एकता सम्मेलन गुजरात के अहमदाबाद के अंदर होने वाला है, जिसमें 1 लाख लोग शिरकत करने वाले हैं। उसके बाद 3 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 लाख लोग बहुजन समाज के SC ST OBC माइनॉरिटी के 1 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे और इस लड़ाई को हम अंजाम तक पहुँचाएंगे। हम रुकने वाले नहीं हैं। धीरे धीरे सारी तस्वीरें क्लियर हो रही हैं कि असल में धोखेबाज कौन है, कौन हकमारी कर रहा है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस मूवमेंट को हम आगे बढ़ाने वाले हैं और निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमारी जीत होगी। सर आपको नहीं लग रहा आप OBC को जबरदस्ती खींच रहे हैं, वो आपके साथ आना नहीं चाहते? नहीं, इसलिए मुझे इसलिए ऐसा नहीं लग रहा है, चूँकि यूपी का मैंने पूरे यूपी का दौरा किया। बड़ी मात्रा में OBC समाज इस सामाजिक न्याय के सिद्धांत में साथ आ रहा है और बौद्ध धम्म संसद के अंदर आ रहा है, सब जगह आ रहा है। अभी मैं 5 राज्यों का दौरा करके आया हूँ, जिसमें राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इन सारे राज्यों में देखा OBC के लोग तेज़ी से बड़ी मात्रा में उनको समझ आ रहा है, वो आ रहे हैं। नहीं, ये तो मैं पहले ही कह चुका, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का बिल जो फाड़ा गया था वो भी किसी SC से ही फड़वाया गया था। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि SC ST OBC और माइनॉरिटी के सारे लोग जागरूक हो गए। वो अगर जागरूक हो जाते तो ये बिल ही नहीं आता, फिर मांगना नहीं पड़ता, फिर तो 50% SC ST OBC और माइनॉरिटी की महिलाओं को मिल जाता। लेकिन जागरूकता बढ़ रही है। ये कह के वो ज़बरदस्ती खींच रहे, वो साथ नहीं आ रहा, तो इससे तो जो लोग आ रहे हैं हम उनको भी गंवा देंगे। तो ये कोई अकलबंदी वाली लड़ाई नहीं होगी। कम से कम जो लोग उनमें जागरूक हो रहे हैं, सच को जान रहे हैं, वो साथ आ रहे हैं। और जिनको पता नहीं था, धीरे धीरे उनको पता लगेगा, वो लोग भी साथ आएंगे, हमें पूरी उम्मीद है। क्योंकि जब तक किसी को ये एहसास ना हो कि तुम्हारी हकमारी हो रही है, तब तक हक मरेगा। जिस दिन उनको पता लग जाएगा उनकी हकमारी हुई है, वो लोग भी इस लड़ाई में शामिल होंगे। जाट गुर्जर यादव तो अपने आप को पिछड़ा मानने को तैयार ही नहीं, वो जाट गुर्जर यादव जो दिल्ली के आसपास जिनकी लैंड एक्वायर हुई है, ज़मीन एक्वायर हुई है, मुआवजा मिला है, जो मजबूत हो गए, वो अपने आप को अब OBC में नहीं गिन रहे हैं। लेकिन बाकी मैं चूँकि पूरे देश में जा रहा हूँ, वहाँ उन समाजों में भी गरीब लोग हैं, बहुत पिछड़े लोग हैं, जो मुख्य धारा में नहीं आए हैं, वो लोग उस सच को समझ रहे हैं। और आप केवल दिल्ली के आसपास देख रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है। रमेश भदौड़ी सर नहीं बोले महिला आरक्षण बिल पर, लेकिन जो उन्होंने जो दानिश अली पे बोल दिया बड़ा। अगर रमेश भदौड़ी जैसे लोग तैयार किए जाते हैं जिससे कि उन्हीं के समाज का कत्ल उन्हीं के हाथों करवाया जाए। उमा भारती बोली सर अकेली महिला OBC की। उमा भारती जी बोली हैं, लेकिन वो तब बोली हैं जब उनको सत्ता से दूर रखा हुआ है। आज जो वो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, तो सत्ता में लाने के लिए शुरुआत किसने की? शुरुआत तो कल्याण सिंह जी ने, उमा भारती जी ने, विनय कटियार जी ने, ऐसे लोगों ने, छगन भुजबल जी, ऐसे लोग जो OBC के लोग हैं, उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी को धीरे धीरे करके इतना मजबूत बनाया और उन्हीं का भारतीय जनता पार्टी ने कत्ल कर दिया, उनको जीरो कर दिया। मोदी जी पिछड़ा क्लेम कर रहे हैं, पिछड़े हैं नहीं। किन महिलाओं